हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन एंड लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, ये आज का हमारा टेस्ट नंबर 47 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है हमारा, शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो जो शुद्धि आंदोलन था किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो वो किया गया था आर्य समाज के द्वारा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आर्य समाज, ये जो शुद्धि आंदोलन था, ये स्वामी जो दयानंद सरस्वती जी थे, उन्होंने शुरुआत की थी इसकी। धर्म परिवर्तन कर चुके जो लोग, ये इसका मतलब क्या था इसमें, ये धर्म परिवर्तन कर चुके जो लोग थे उनको पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश करने की प्रेरणा देकर शुद्धि आंदोलन जो था वो चलाया गया था। इस आंदोलन के तहत लाखों मुसलमानों और ईसाइयों की शुद्धि कराकर सत्य सनातन वैदिक धर्म में वापसी कराई गई थी। तो ये इसका मोटिव था, यानी लक्ष्य था इस आंदोलन का। तो हमारा जो आंसर है वो है आर्य समाज। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 2। निम्नलिखित में से कौन भूदान आंदोलन का अग्रदूत है। तो भूदान आंदोलन का जो अग्रदूत है वो कौन है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, जो विनोबा भावे हैं। ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। अच्छा, विनोबा भावे को मतलब ये क्या था भूदान आंदोलन, इसमें ये था कि विनोबा भावे ने पूरी कोशिश की थी कि भूमि का मतलब भूमि का जो पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के माध्यम से नहीं बल्कि आंदोलन के माध्यम से इसकी सफल कोशिश की जाए। तो ये था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। मैं इसका फिर से मैं बता दूं, इसमें था कि विनोबा भावे ने पूरी कोशिश की थी कि भूमि का जो पुनर्वितरण है वो सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए नहीं किया जाए बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से इसकी सफल पूरी कोशिश की जाए। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी इज करेक्ट, विनोबा भावे। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या है 3। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से मनुष्य में रक्ताल्पता होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा विटामिन B12। विटामिन B12, जो विटामिन B12 है, इसमें क्या होता है कि रेड सेल्स निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी होता है। रेड सेल्स जो होते हैं हमारे बॉडी में, उनके निर्माण के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है विटामिन B12। बाकियों के बारे में ही मैंने आपको बताया हुआ है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं ये विटामिन B2 की, B1 और B6 की कमी से क्या समस्याएं आती हैं। बाकी विटामिन B2 को क्या कहते हैं, विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन के नाम से भी जानते हैं इसको, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन। और विटामिन B1 जो है हमारा, उसको थायमिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B1 को थायमिन के नाम से, और विटामिन B6 जो है इसको पायरिडॉक्सिन के रूप नाम से भी जानते हैं। विटामिन B6 को पायरोडॉक्सिन के नाम से भी जानते हैं। तो जो हमारा इसका आंसर है ऑप्शन विटामिन B12 इज करेक्ट। ऑप्शन बी सही है हमारा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है हमारी 4। भारत में सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन है। तो वो कौन है भारत में सर्वोच्च कानूनी अधिकारी, तो है भारत के महान्यायवादी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, भारत के महान्यायवादी, जिनको हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि सर्वोच्च कानूनी अधिकारी हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो जो हमारा इसका आंसर है ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 5। ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ कहाँ किया गया था। तो वो किया गया था कहाँ पर, तो वो किया गया देहरादून में। ऑप्शन ए इज करेक्ट, देहरादून में किया गया। और किस ईयर में किया गया, ये किया गया 1978 में, 1978 में। तो हमारा अगला प्रश्न है हमारे प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम लागू किया गया था। तो किस वर्ष में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जो नियम है वो लागू किया गया, तो वो किया गया 2011 में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 7। भारत की संसद द्वारा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के इस वर्ष अधिनियमित किया गया था। भारत की संसद द्वारा जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था वो किस वर्ष अधिनियमित किया गया, तो वो किया गया था 1992 द्वारा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है हमारी 8। कौन सा मुगल सम्राट थॉमस रो के साथ एक शाही फरमान के मुद्दे से जुड़ा था। कौन सा मुगल सम्राट थॉमस रो के साथ एक शाही फरमान के मुद्दे से जुड़ा था, तो वो था जहांगीर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या है 9। राइजोबियम और कुछ नीले हरे शैवाल जैसे सूक्ष्म जीव किसके स्थिरीकरण में मदद करते हैं। फिर से बता दूं मैं आपको, राइजोबियम और कुछ नीले हरे शैवाल जैसे सूक्ष्म जीव किसके स्थिरीकरण में मदद करते हैं, तो वो मदद करते हैं नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 10। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत ई गवर्नेंस के कार्यान्वयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है।
तो कौन सा गलत है इसमें? ई गवर्नेंस के कार्यान्वयन के संबंध में, तो वो है हमारा एक व्यक्ति को ई गवर्नेंस पर जोर देने का अधिकार है। एक व्यक्ति को ई गवर्नेंस पर जोर देने का अधिकार है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि ये हमारा गलत उत्तर है। तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 11। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट जो है हमारे, उनके पास। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 12। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो वो किस वर्ष में पारित किया गया था? भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो वो किया गया था 1950 में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है हमारी 13। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प किसने पेश किया? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक जो उद्देश्य संकल्प है वो किसने पेश किया? तो वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 14। 21 ये माफ कीजिएगा, ये 21 नहीं है, ये 21 वर्ष हो गए यहाँ पर। किस वर्ष, एक मिनट, हाँ ये 21 वर्ष हो गए यहाँ पर। किस वर्ष तक संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में सभी प्रकार की गरीबी को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया था? तो वो रखा गया था 2030 तक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या है 15। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, माफ कीजिएगा ये अनुच्छेद होगा यहाँ पे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरी पर इस संकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है तो जो सुरक्षा प्रदान करता है? तो वो है हमारा दोष सिद्ध होगा, यहाँ पे दोष सिद्ध होगा, ये दोहरी नहीं होगा। दोष सिद्ध, दोष सिद्ध। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध पर इस संकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? तो वो है हमारा आर्टिकल 20 यानी 20, आर्टिकल 20। जो आर्टिकल 20 है इसमें क्या है? इसमें है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। ये हो गया हमारा आर्टिकल 20 में। बाकियों की बात कर लेते हैं। वैसे मैंने आपको बताए हैं इनके बारे में, लेकिन फिर भी ठीक है, कोई समस्या नहीं है। आर्टिकल जो 14 है उसमें क्या है? इसमें आता है विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 में आता है समानता। आर्टिकल जो 31 है यानी 31, उसमें क्या आता है कि संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण जो कि निरस्त कर दिया गया है, जो कि निरस्त कर दिया गया संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण। आर्टिकल 27 जो है इसमें क्या है? इसमें आता है किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। यह आ गया हमारा आर्टिकल 27 में। जो हमारा इसका आंसर है इस प्रश्न का वो है आर्टिकल 20, जिसमें है कि अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 16। फेसबुक पर शो देखने के लिए निम्न में से किस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो किस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है फेसबुक पर शो देखने के लिए? कैमियो, फेस ट्यूब, फेस टीवी, फेसबुक वॉच। तो इसमें आंसर है हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट, फेसबुक वॉच। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 17। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी से संबंधित प्रावधान है? तो वो कौन सी अनुसूची में है दल बदल विरोधी से संबंधित जो प्रावधान है? तो वो है हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी 10वीं अनुसूची। ये जो 10वीं अनुसूची है इसमें क्या है? इसमें है कि 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निहरता के बारे में उपबंध। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया और इसे दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है। दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है इसको, इस अधिनियम को। तो जो हमारा इसका आंसर है वो क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि 10वीं अनुसूची। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा पृथ्वी के प्रश्न संख्या हमारी 18। पृथ्वी के आंतरिक भाग के अध्ययन के लिए प्रत्यक्ष स्रोत। पृथ्वी के आंतरिक भाग के अध्ययन के लिए प्रत्यक्ष स्रोत। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा हमारा ज्वालामुखी विस्फोट। पृथ्वी के आंतरिक भाग के अध्ययन के लिए प्रत्यक्ष जो स्रोत है वो है ज्वालामुखी विस्फोट, जिससे पृथ्वी के आंतरिक भागों का जो अध्ययन किया जा सकता है तो वो ज्वालामुखी विस्फोट।
अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या है 19। जाफरान क्या होता है? जाफरान क्या होता है? जाफरान होता है सैफरॉन यानी कि केसर, जो कि बहुलता पाई जाती है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। जाफरान को और कुछ भी बोला जाता है, जाफरान को कुमकुम, कुमकुम भी कहते हैं और इसको जाफरान भी कहा जाता है। तो जो हमारा इसका आंसर है ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 20। चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चक्रशिला जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है? तो वो हमारा स्थित है असम में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। असम में धुरीबंद कोकराझार जिला है ना, कोकराझार जिले में, ये वहाँ पर स्थित है। असम का जो धुरीबंद कोकराझार जिला है वहाँ पर स्थित है ये चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य। और जहाँ पर ये किस लिए फेमस है? ये फेमस है जो सुनहरे लंगूर जो होते हैं, सुनहरे लंगूरों के लिए फेमस है ये चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ पर इन लंगूरों के अलावा भी अन्य जानवर भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज के प्रश्नों की श्रृंखला हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली प्रश्नों की श्रृंखला में, तब तक के लिए नमस्कार।